तो बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ, तो नहीं भी लगा एसी तो काम चल जाएगा लगता है। कल तो 2 ही टॉपिक हम लोग किए थे, अपील और रेफरेंस। चलो मोनिका बताओ, फर्स्ट अपील सेकंड अपील में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस है या नहीं है? है। अच्छा, क्या बोले? फर्स्ट अपील, हाँ ठीक है। ओके, और सेकेंड अपील केवल डिक्री का होता है, ऑर्डर का नहीं होता है। ये भी हो सकता है। सेकेंड अपील केवल अपीलांट, क्या बोल रहे हैं? अपीलांट कोर्ट का डिक्री का, अच्छा अच्छा, अपीलेट कोर्ट बोलना है ना, अपीलांट कोर्ट, गलत वर्ड यूज कर रहे थे। अपीलांट का क्या अपना कोर्ट होता है ना? अपीलेट कोर्ट, अपीलियन में आया है। हाईकोर्ट के अलावा बाकी कोर्ट में सबऑर्डिनेट पोजीशन होता है। हाँ। और सेकंड अपील सिर्फ हाईकोर्ट में होता है। हाँ। फर्स्ट अपील क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और एज वेल एज क्वेश्चन ऑफ लॉ में हो सकता है। हाँ। जबकि सेकंड अपील सिर्फ सब्सटेंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ पर ही होगा। हाँ। फर्स्ट अपील डिग्री के अगेंस्ट एंड ऑर्डर के अगेंस्ट भी हो सकता है। हाँ ठीक है ठीक है। ऑर्डर के अगेंस्ट हो सकता है, जैसे 104 हाँ। और सेकंड अपील सिर्फ डिग्री के अगेंस्ट ही होगा। ठीक है। और सर दो क्वेश्चन, एक तो सर सेक्शन डिग्री 96 से 99 तक है और सेकंड है 100 to 104 और एक और तरीके है 4 है। एक तो और बनाया जा सकता है। सेकेंड अपील में अगर शूट वैल्यू 25,000 रुपये तक है, नहीं तो सेकेंड अपील नहीं होगा। फर्स्ट अपील में ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। जोड़ ले सकते हैं, उसमें जोड़ डालिए ना, वो लिखा हुआ शायद नहीं है ये वाला जो बताया अभी। हाँ ये लिखा हुआ नहीं, असल में 3-4 पॉइंट काफी हो जाता है। छोटा छोटा टॉपिक है ना। अच्छा ऑनलाइन में बताइए, आप लोग बहुत आराम करते हैं।
कल रेफरेंस पढ़े थे, कहाँ पर है रेफरेंस का प्रोविजन और कहता क्या है? बोलिए, ऑनलाइन में से आंसर बताइए। सर रेफरेंस सेक्शन जिसका अपील नहीं 130 हो सकता, ऑर्डर 46 में दिया हुआ है। ओके, ठीक है वो किसी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पे ना, सेक्शन रेफरेंस का बात कर रहे हैं 113 ऑर्डर 46 रेफरेंस का बात कर रहे हैं हम लोग। deals with reference to high court for any substantial question of law which are not decided by the high court or either supreme court क्या on क्या that बोले जा रहे point. हैं? सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ वहां कहाँ से आ गया? चलिए और कोई बोलिए। अच्छा सॉरी, सर जब आपको किसी अपील कर दिया, सबऑर्डिनेट सेकंड कोर्ट अपील, के फर्स्ट पास कोई अपील, मैटर रेफरेंस। आता है, हाँ, सर रेफरेंस में जब किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास कोई मैटर आता है जिसमें कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व होता है जिसको डिसाइड करना बहुत जरूरी होता है, और वो सर और वो इशू वैलिडिटी पे रहता है सर, वैलिडिटी। उसके पास सर जो इशू रहता है वो हाई कोर्ट को भेजता है कि डिसाइड करने के लिए, कि उस इशू को मतलब देखने के लिए, एरर को देखने के लिए सबऑर्डिनेट कोर्ट भेजता है। तो सर हाई कोर्ट का जो ओपिनियन रहता है उसी को सर रेफरेंस कहते हैं। और मतलब ये रेफरेंस जो होता है सर वो पहले से किसी भी कोई भी हाई कोर्ट में डिसाइडेड नहीं मतलब नहीं होना चाहिए। और ये सर बस इतना ही। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, बहुत अच्छा है। ये अभी तो नई नई ये अभी ज्वाइन ही करी है, तो बहुत अच्छा है ना। धीरे धीरे थोड़ा और प्रॉपर होते जाना है, कुछ कुछ जो है ना, कुछ रट विद्या भी लगा देना है ना। यस सर। क्योंकि कभी कभी तो देखिए, जैसे एक क्लियर प्रोविजन है रेफरेंस का 113 में, तो तब क्या है ना कि जब क्लियर प्रोविजन हो ना तो उसमें ज्यादा उसमें कोई टेम्परिंग मत करिए, तो अच्छा है, लॉ में इसको अच्छा माना जाता है। दूसरे सब्जेक्ट में ऐसा नहीं है, लैंग्वेज वहाँ इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन यहाँ लैंग्वेज इंपॉर्टेंट हो जाता है। लैंग्वेज इंपॉर्टेंट हो जाता है, वर्ड और टर्म्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। नहीं, हम तो मान लीजिए समझने के लिए बता दिया कि एक्ट, ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन, नहीं, 3 वर्ड यूज किया वहां पर, समझने के लिए बोल दिया कि तीनों का मतलब लॉ ही है, नहीं, तीनों को फोर्स ऑफ लॉ होता है। लेकिन जब आप लिखने लगिए ना तो वही टर्म लिखिए, ज्यादा बढ़िया है, वही तीनों वर्ड डालिए, है ना, एक्ट, ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन। ठीक है, 113 क्या कहता है कि empowers the Supreme Court to refer a case for the opinion of the High Court. हाँ, 113 empowers a subordinate court to refer a matter to the high court। और कहता क्या है ये कि a subordinate court may make an application and refer a matter to the high court when the court is satisfied that a question regarding validity of any act, ordinance or regulation is involved in the matter, which determination is necessary for the forgiving decision in that matter. Then the subordinate court, after giving its own opinion, may refer the matter for opinion of the High Court. Hello? 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 हाँ बोलो ना। ठीक है, ठीक, ठीक है। And if a reference is made to the High Court, after examining the matter and giving its opinion, may send back the matter to the subordinate court to give its decision accordingly. ठीक है?
तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2 टॉपिक किया, अब आ जाएगा क्या, रिव्यू है ना। देखिए रिव्यू का भी प्रोविजन सेक्शन में भी है, ऑर्डर में भी है ना। रिव्यू का प्रोविजन भी दोनों में लग के हम लोग बताएंगे क्या है। सेक्शन 114 है ना, और ऑर्डर 47। ये तो एकदम अभी का अभी आपको याद हो जाना चाहिए। जैसे रेफरेंस था 113 एंड 46, ये है 114 एंड 47 कंटिन्यूटी में है, ठीक है। तो चलिए रिव्यू को ये जो टर्म रिव्यू है इसका क्या मतलब होता है। टर्म रिव्यू का मतलब होता है रिकंसिडरेशन और री एग्जामिनेशन, पुनर्विचार करना या पुनर्परीक्षण करना, है ना। रिव्यू मीन्स रिकंसिडरेशन एंड री एग्जामिनेशन ऑफ जजमेंट, निर्णय का पुनर्परीक्षण करना या निर्णय पर पुनर्विचार करना, फिर से विचार करना, है ना। पुनर्विलोकन का मतलब यही है। लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि इट इज अ जुडिशियल एग्जामिनेशन ऑफ द केस बाय द सेम कोर्ट एंड बाय द सेम जज। इट इज judicial examination of the case by the same court and by the same judge। लिली थॉमस के केस में किस केस के फाइंडिंग को रिव्यू करने के लिए पिटीशन किया गया था, याद है। हाँ, तो कौन सा केस था। याद है, सरला मुदगल, है ना। तो पहले तो सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कह दिया इवन आफ्टर कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन लाइक इस्लाम द प्रीवियस मैरिज इज नॉट ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्ड। इनवैलिड नहीं कहेंगे, वहां कहेंगे डिसॉल्व्ड, नहीं। देयरफॉर द प्रीवियस मैरिज इज सबसिस्टिंग, कंटिन्यूइंग, यही कहा था ना। उसको रिव्यू करने के लिए लिली थॉमस के केस में पिटीशन दिया गया कि उस डिसीजन के, सरला मुदगल के केस को रिव्यू करिए। इसको रिव्यू करने से उसने डिनाई कर दिया और कहा कि सरला मुदगल के केस का फाइंडिंग सही है ना। इसलिए ये दोनों केस का एग्जाम्पल उसमें दे दिया जाता है ना, कन्वर्जन के केस। इसी केस में कोर्ट ने क्या कहा, इट इज अ judicial review is a judicial examination of the case by the same court and by the same judge। जिस कोर्ट ने, जिस जज ने डिसीजन दिया है, डिक्री पास किया है, उसी जज को, उसी कोर्ट को रिकंसीडर करने के लिए एप्लीकेशन रिव्यू कहलाता है, पुनर्विलोकन का आवेदन कहलाता है ना। अगर वो अवेलेबल है तो सेम कोर्ट तो सेम रहेगा, कोर्ट तो बदलता नहीं है, बदलते हैं जज साहब, है ना। अगर वो जज अवेलेबल है तो उसी को सुनना है, और अगर नहीं है किसी वजह से अवेलेबल तो फिर उनके पोजीशन में जो है वो भी रिव्यू करेगा, वो भी सेम जज ही कहलाएगा। It is to be noted that provisions relating to review constitutes an exception to the general rule, है ना। और वो जनरल रूल क्या कहता है, there is a general rule which says that once the judgment is signed and pronounced, it becomes functus officio। इसका मतलब क्या है कि एक बार जब निर्णय दे दिया जाता है, निर्णय सुना दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, तो ये फंक्टस ऑफिसियो हो जाता है। इसका मतलब है कि कोर्ट का अब उस केस के, उस जजमेंट के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रह जाता। इसका ये भी मतलब हो गया if a judgment is rendered by the court, it cannot be changed or altered by the same court, है ना। अपीलेट कोर्ट तो चेंज कर ही सकता है उसको, रिविजनल कोर्ट उसको बदल ही सकता है, वो सब तो सब करेगा, नहीं। लेकिन जिस कोर्ट ने जजमेंट दिया है वही कोर्ट
अब उस जजमेंट में कोई किसी तरह का कोई टेम्परिंग, कोई अल्टरेशन, कोई वेरिएशन नहीं कर सकता है। ये जनरल रूल है ना। बट द प्रोविजंस ऑफ रिव्यू इज एक्सेप्शन टू दिस जनरल रूल, है ना। इस सामान्य नियम का ये अपवाद है, ये रिव्यू का प्रोविजन, पुनर्विलोकन का आवेदन, है ना। This remedy of review has been borrowed from courts of equity। कल ही हम लोग बात कर रहे थे नहीं कि कई ऐसा मैटर होता है, कई ऐसा जजमेंट या डिक्री होता है जो मान लीजिए कि कुछ कोई डिक्री है जो अपीलेबल भी नहीं है ना। रिवीजन का वो मैटर नहीं बन रहा है, जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड रहेगा, तभी तो रिवीजन में जाएंगे, वो भी नहीं है। तो वैसे केसेस में अगर कोई फ्लॉड डिसीजन अगर हो गया नहीं तो इनजस्टिस कंटिन्यू कर जाता था कॉमन लॉ में, तो फिर कोर्ट ऑफ इक्विटी ने इसके लिए एक प्रिंसिपल दिया रिव्यू का, है ना, कि वही कोर्ट जिस कोर्ट ने पास किया है डिक्री वही उस पर फिर से पुनर्विचार कर सकता है, रिकंसिडरेशन, री एग्जामिनेशन कर सकता है। रिव्यू पिटिशन इज मेंटेनेबल इन फॉलोइंग केसेस और सर्कमस्टांसेस। किस परिस्थिति में कौन सा सिचुएशन होगा जब रिव्यू पिटिशन को एंटरटेन करा जाएगा, वो मेंटेनेबल होगा, पोषणीय होगा, उसको न्यायालय सुन सकेगा। इसमें 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। केसेस इन विच देयर इज नो अपील, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ अपील, उस मामले में रिव्यू सुन सकता है कोर्ट। रिव्यू का पिटिशन तब मेंटेनेबल होगा जब किसी केस में अपील का प्रावधान नहीं है, ठीक है। When applicant has no right of appeal against the order or decree, hence an application for review against a decree passed by a court of a small cause is maintainable। स्मॉल कॉज कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट अपील का प्रोविजन नॉर्मली नहीं होता है, नहीं, तो इसका मतलब है कि स्मॉल कॉज कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट रिव्यू का पिटिशन मेंटेनेबल होगा, क्योंकि वहां पर अपील का कोई प्रोविजन है ही नहीं। जहां भी अपील का प्रोविजन नहीं है वहां रिव्यू का एप्लीकेशन करा जा सकता है। ये एक सिचुएशन है। केसेस इन विच अपील लाइज बट नॉट प्रेफर्ड, वैसे केस में भी रिव्यू हो सकता है जहां अपील का प्रावधान तो है लेकिन अपील का एप्लीकेशन फाइल नहीं किया, मतलब अपील नहीं किया गया, है ना। अपील का प्रोविजन है लेकिन अपील नहीं किया गया है, तो रिव्यू में जाया जा सकता है। कंफ्यूज मत होना है, पहला वाला पॉइंट क्या कहता है, जब अपील का प्रोविजन ही नहीं है तो रिव्यू में जा सकते हैं। दूसरा क्या कहता है, केसेस इन विच देयर इज प्रोविजन ऑफ अपील बट द अपील इज नॉट प्रेफर्ड, है, प्रावधान तो है अपील का, राइट है अपील का पार्टीज को दे रखा है सीपीसी ने, लेकिन उसने अपील प्रेफर नहीं किया है, तो भी रिव्यू में जा सकते हैं। When an applicant has right to appeal but he did not prefer appeal, a review petition is maintainable। राइट तो है अपील का लेकिन अपील उसने किया नहीं, तो रिव्यू का पिटिशन वो फाइल कर सकता है। Thus an application for review can be presented so long as no appeal is preferred against the order। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अपील का प्रोविजन है, अपील प्रेफर भी कर लिया और अपील में हार गया, फिर चला आया रिव्यू का पिटिशन देने के लिए, तो तब उसको रिव्यू का पिटिशन फाइल करने नहीं दिया जाएगा। अपील का प्रोविजन हो और अपील उसने नहीं किया हो तो वो रिव्यू कर सकता है ना। तीसरी बात, डिसीजन ऑन रेफरेंस फ्रॉम कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज। व्हेन द एप्लीकेंट इज अग्रीव्ड by a decision on a reference from a court of small cause। अभी रेफरेंस का हम लोग टॉपिक पढ़े 113 में। स्मॉल कॉज कोर्ट ने अगर कोई रेफरेंस कर दिया है हाई कोर्ट को, है ना, और उस रेफरेंस से कोई पार्टी अग्रीव्ड हो जाता है ना, तो स्मॉल कॉज कोर्ट का तो जो भी डिसीजन है उसके अगेंस्ट तो अपील का प्रोविजन है नहीं, है ना, तो तब वो अग्रीव्ड पार्टी जो स्मॉल कॉज कोर्ट के रेफरेंस से आहत है, उससे अग्रीव्ड है, नहीं, वो रिव्यू के लिए एप्लीकेशन कर सकता है। तो 3 सिचुएशन हो गया ना,
तीन में से कोई सिचुएशन पार्टी का होना चाहिए तो वो रिव्यू का एप्लीकेशन कर पाएगा। व्हेन देयर इज नो प्रोविजन ऑफ अपील एट ऑल, है ना, अपील का प्रावधान है ही नहीं। When there is provision of appeal but it has not been preferred, अपील का प्रावधान तो है लेकिन अपील नहीं किया गया। And when a party is aggrieved by the reference made by a small cause court, है ना, ठीक है, स्मॉल कॉज कोर्ट ने रेफरेंस किया है और उससे कोई पार्टी अग्रीव्ड है तो फिर रिव्यू में जाया जा सकता है। तो सबसे पहले तो इस तीन में से एक केस कम से कम एप्लीकांट का, रिव्यू के एप्लीकांट का, जो पुनर्विलोकन का जो आवेदक होगा उसका इस तीन में से एक केस होना चाहिए, बताना पड़ेगा उसको। चलिए, अब ग्राउंड हम लोग देखते हैं। ग्राउंड क्या क्या होगा अपील का? एप्लीकेशन फॉर रिव्यू ऑफ अ जजमेंट मे बी एंटरटेन्ड बाय द कोर्ट ऑन फॉलोइंग ग्राउंड्स। इसके लिए तीन ग्राउंड बताए गए, है ना। पहले तो ये पहला वाला आप समझ लीजिए, दोनों में अंतर क्या है। नहीं, पहले वाला जो अभी देखा हम लोग, ये क्या है कि when an application for review can be may be maintainable by the court, can be entertained by the court, है ना। इस तीन में से एक परिस्थिति कम से कम अगर होगा तो रिव्यू के पिटिशन को कोर्ट एंटरटेन कर सकता है। नहीं तो अब तो वो पिटिशन डालेगा, लेकिन फिर क्या करना होगा, पिटिशन में ग्राउंड्स भी तो डालना पड़ेगा कि किस आधार पर वो एप्लीकेशन लेकर के आया है। नहीं तो तीन ही आधार बताया जाता है, इसके लिए तीन ग्राउंड है, उसी में से किसी एक ग्राउंड के ऊपर रिव्यू का एप्लीकेशन किया जा सकता है। सबसे पहला क्या है? डिस्कवरी ऑफ न्यू मैटर और एविडेंस। डिस्कवरी ऑफ न्यू मैटर और एविडेंस। नाम से ही पता, इसके हेडिंग से ही पता चल जा रहा है कि जब कोर्ट ने डिसाइड कर दिया मैटर को, है ना, केस को डिसाइड कर दिया, कोर्ट ने अपना डिक्री सुना दिया, पास कर दिया, तो उसके बाद उसको पता चला है कि उस केस में कोई ऐसा मैटर आ गया है जो केस के डिसीजन को अफेक्ट कर सकता है, कोई ऐसा एविडेंस आ गया है जो केस के डिसीजन को अफेक्ट कर सकता है ना। उसी को कहते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यू मैटर और एविडेंस। इफ द एप्लीकांट if the applicant has discovered a new matter or evidence which was not in the knowledge of applicant earlier, or even after due diligence could not be produced by him when the decree or order was passed। क्या कहता है कि जब आवेदक ने क्या किया है, किसी नए मैटर, किसी नए मामले की डिस्कवरी की है, उसको पता चला है किसी नए मामले या साक्ष्य का जिसका नॉलेज उसको इस डिक्री पास करने के पहले नहीं था, या फिर ड्यू डिलिजेंस, उचित तत्परता के बावजूद वो उस मैटर या एविडेंस को डिक्री पास करने के पहले कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं कर सकता था, है ना। एक ग्राउंड ये बताना पड़ेगा उसको, that a new matter or evidence has been discovered after passing of decree by the court which I could not produce before the decree was passed। यही बताना होगा उसको। एक नया मैटर आ गया है मामले में, केस में एक नया मैटर आ गया, एक नया एविडेंस आ गया है, और वो स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, वो केस के डिसीजन को अफेक्ट कर सकता है, जिसे हम डिक्री पास करने के पहले कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे, ये बताना होगा उसको, है ना। But where it is doubtful that whether the evidence, even if produced, would have had any effect on the judgment, review cannot be granted। लेकिन कोर्ट देखेगा
कि जो ये नया मैटर या एविडेंस लेकर के आया है क्या ये उतना स्ट्रांग है, क्या ये उतना दमदार है कि वो डिक्री को, कोर्ट के डिक्री को अफेक्ट कर सकता था। अगर अफेक्ट कर सकता था तब तो ये वैलिड ग्राउंड हो जाएगा रिव्यू का। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि एविडेंस उतना स्ट्रांग नहीं है कि वो डिक्री को अफेक्ट कर सके, कोर्ट के ऑर्डर या डिसीजन को अफेक्ट कर सके, तो तब ये ग्राउंड रिव्यू का नहीं भी हो सकता है ना। ये कोर्ट देखेगा। रिव्यू कैनॉट बी ग्रांटेड आल्सो ऑन द हैपनिंग ऑफ सम सबसीक्वेंट इवेंट और चेंज इन लॉ। एक बात लेकिन याद रखना है कि जब कोर्ट ने डिक्री पास कर दिया है और डिक्री पास करने के बाद अगर लॉ में कोई चेंज आ गया, लॉ में कोई अमेंडमेंट हो गया, नहीं, इट कैनॉट बी मेड द ग्राउंड ऑफ रिव्यू, है ना। चेंज ऑफ लॉ कैनॉट बी द बेसिस ऑफ रिव्यू। अगर विधि बदल जाता है ये रिव्यू का ग्राउंड नहीं हो सकता है। रिव्यू का ग्राउंड केवल क्या हो सकता है? डिस्कवरी ऑफ न्यू मैटर और एविडेंस व्हिच कैन अफेक्ट द डिसीजन ऑफ द कोर्ट, है, ये भी जोड़ना होगा उसमें, क्योंकि डिस्कवरी ऑफ मैटर और एविडेंस तो ऐसा भी हो सकता है जो कोर्ट के डिसीजन को प्रभावित ना कर सकता हो, है ना, तो तब वो ग्राउंड रिव्यू का नहीं बनेगा। तो चलिए पहला पॉइंट, पहला तो ग्राउंड क्लियर है, नए तथ्य या साक्ष्य का पता चल जाना। दूसरा है एरर अपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, है ना। केस के रिकॉर्ड को पढ़ने से ही पता चल जाता है कि कोर्ट ने कोई एरर करा है, कोई त्रुटि करा है, देखने से पता चल जाता है ना। मियर रीडिंग से पता चल जाता है, केवल पढ़ लेने से पता चल जाता है कि कोर्ट ने कौन सा एरर किया है, कौन सा डिफेक्ट कर दिया है, तब भी ये रिव्यू का ग्राउंड हो जा सकता है। अनदर ग्राउंड फॉर रिव्यू इज अ मिस्टेक और एरर अपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड। एरर अपरेंट का मतलब ही होता है कि केवल देखने से, पढ़ने से ही पता चल जाए अगर त्रुटि का, तो उसको कहते हैं एरर अपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड। But no error can be said to be an error apparent on the face of the record if it is not self-evident or it requires an examination or argument to establish it. कहता है कि वैसे एरर को एरर अपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड नहीं कहा जा सकता है जो सेल्फ एविडेंट नहीं है, स्वयं में वो त्रुटि स्पष्ट नहीं है, या फिर जिस त्रुटि को समझने के लिए एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, आर्ग्यूमेंट करना पड़ेगा, डिस्कशन करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा वो त्रुटि, तो वो त्रुटि और एरर भी अपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड नहीं होगा। कौन सा होगा? वो एरर, ओनली दैट एरर कैन बी एरर अपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड व्हिच इज अंडरस्टूड ओनली बाय रीडिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द केस। नहीं, केस के रिकॉर्ड को पढ़ने से ही केवल अगर पता चल जाता है कि क्या त्रुटि है, तो उसी त्रुटि को कहते हैं एरर अपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड। अगर उस एरर को समझने के लिए एग्जामिनेशन करना पड़ा, आर्ग्यूमेंट करना पड़ा, डिस्कशन करना पड़ा और तब समझ में आता है, तो तब फिर वो एरर अपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड नहीं। जहां भी ये टर्म आएगा ना, एरर अपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, उसका मतलब यही होगा। हम लोग जब रीट पढ़ते हैं तो रीट में भी ये बात पता चल जाता है। नहीं, कौन से रीट में ये ग्राउंड होता है रीट का, एरर अपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड? अब कॉन्स्टिट्यूशन में चले गए हम लोग, आप लोग पढ़े हैं हाल ही में, बताइए कौन सा रीट है? क्या सर, क्या क्वेश्चन है? Which read petition can be entertained on the ground of error apparent on the face of the record? कौन सा रीट पिटिशन है जिसको कोर्ट certiorari sir and prohibition sir. सर्शियोररी है, ओके, Prohibition sir also. प्रोहिबिशन भी है। जी सर. कौन बोल रहे हैं?
सर सिलाड़ी है सर। बोल कौन रहे हैं? अच्छा, तुम तो शैलजा बोल रही है ना? उनका आवाज नहीं पहचान पाया। कौन थे? अंकित। अंकित जी, ओके, गुड गुड। अंकित जी सही याद है आपको, है ना? तो जानबूझ के हम पूछते हैं कि पीछे वाला देखें कि भाई आपके माइंड में है कि नहीं है ना? लॉ में थोड़ा यही होता है। पढ़ रहे हैं सीपीसी, चले गए एविडेंस एक्ट में, चले गए कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना, चले गए बीएनएसएस में, ये सब इंटरकनेक्शन इसमें होता रहता है। तो चलिए, दूसरा ग्राउंड है एरर। त्रुटि कैसा हो? जो देखने से ही, पढ़ने से मात्र से पता चल जाता हो, नहीं वैसा त्रुटि जो मेहनत मशक्कत करने के बाद समझ में आता है, एग्जामिनेशन आर्गुमेंट करने के बाद समझ में आता है, वो त्रुटि एरर अपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड नहीं होता। अब इसका कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि किस त्रुटि को, किस एरर को एरर अपरेंट ऑफ द फेस ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड बोलते हैं। For example, pronouncement of judgment without taking into consideration the fact that law was amended retrospectively. निर्णय सुना दिया कोर्ट ने और इस बात पर, इस फैक्ट पर विचार ही नहीं किया कि जिस लॉ के बेसिस पर वो जजमेंट दे रहा है, उस जजमेंट को रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंड कर दिया गया है ना, संशोधन भी करा गया और उसको पीछे के डेट से उसको अप्लाई भी कराया गया है ना। तो जजमेंट भी तो उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए था ना, इस पर उसने विचार ही नहीं किया, है ना। तो ये तो पढ़ने से ही पता चल जाता है कि कोर्ट ने एरर किया है। विदाउट कंसिडरिंग द स्टैच्यूटरी प्रोविजंस और विदाउट कंसिडरिंग द स्टैच्यूटरी प्रोविजंस, जजमेंट दे दिया लेकिन जो लीगल प्रोविजन है उस पर विचार, किसी लीगल प्रोविजन पर विचार नहीं किया। Where the want of jurisdiction is apparent on the face of record, देखने से ही पता चल रहा है कि यहाँ jurisdiction का भी एरर है। Taking a view contrary to law laid down by the Supreme Court, सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, जो रेलिवेंट है उस केस में, उसके विपरीत जाकर के निर्णय दे देना, ये सब क्या है? ये सब एरर अपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड का एग्जाम्पल है कुछ, है ना। एक दो एग्जाम्पल कम से कम आप याद रखें। तीसरा ग्राउंड, दो ही ग्राउंड हुआ अभी तक, डिस्कवरी ऑफ न्यू मैटर और एविडेंस, है ना, और दूसरा है एरर अपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड। जब नए तथ्य एवं साक्ष्य का पता चल जाता है, और दूसरा है जब रिकॉर्ड को देखने मात्र से त्रुटि का पता चलता है। तीसरा जो ग्राउंड है वो है एनी अदर सफिशिएंट रीजन, है ना, फॉर एनी अदर सफिशिएंट रीजन, अन्य किसी पर्याप्त कारण से, ठीक है, किसी अन्य पर्याप्त कारण के आधार पर भी रिव्यू हो सकता है। तीसरा ग्राउंड। अब ये अन्य जो है ना, ये तो बड़ा आर्बिट्रेरी वर्ड है, नहीं, अन्य ग्राउंड कैसा ग्राउंड? तो इस पर जब काफी कंफ्यूजन था ना, तो एक बार कोर्ट को एक्सप्लेन करना पड़ा, बताना पड़ा कि ये जो फॉर एनी अदर सफिशिएंट रीजन है, इसका मतलब क्या है ना। प्रिवी काउंसिल ने 1922 में छज्जू राम वर्सेस नेकी, याद रखिएगा ये केस पूछा भी जाता है, लीडिंग केस है ये इसके ऊपर, है ना। The Privy Council in Chhajju Ram versus Neki held that any other sufficient reason means a ground which is at least analogous to those specified in the above grounds. ऊपर में जो दो ग्राउंड है उसके ग्राउंड के बारे में बात करता है। क्या कहता है कि एनी अदर सफिशिएंट रीजन, किसी अन्य पर्याप्त कारण के आधार पर भी रिव्यू के पिटिशन को इंटरटेन करा जा सकता है। इसका मतलब क्या बताया कि ऊपर के जो दो ग्राउंड है ना, ये एनी अदर सफिशिएंट रीजन ऊपर के दो ग्राउंड से कम क्या होना चाहिए? उसके एनालोगस होना चाहिए, मतलब उसके सादृश्य, उसके जैसा होना चाहिए, एकदम से डिफरेंट
कोई ग्राउंड ऐसा नहीं आ जाना चाहिए, है ना, ठीक है। तो एनी अदर सफिशिएंट रीजन को एक तरह से कन्फाइन कर दिया, लिमिट कर दिया कि कोई दूसरा आधार भी तो हो सकता है, लेकिन वो आधार कैसा होना चाहिए, ऊपर के दो आधारों के जैसा ही होना चाहिए, उससे पूरी तरह डिफरेंट नहीं होना चाहिए, है ना। छज्जू राम वर्सेस लेखी प्रिवी काउंसिल 1922 में एनी अदर सफिशिएंट रीजन को स्पष्ट किया, इसका मीनिंग बताया, है ना, और कहा एनी अदर सफिशिएंट रीजन मीन्स any ground which is at least analogous to the above two grounds, ऊपर के दोनों आधार के जैसा होना चाहिए, सादृश्य होना चाहिए। ऑर्डर 47 में एक्सप्लेनेशन भी है, एक्सप्लेनेशन अटैच्ड टू ऑर्डर 47 makes it clear that if the decision on a question of law on which the judgment of the court is based has been reversed or modified by the subsequent decision of a superior court in any other case, it shall not be ground for the review of such judgment, है ना। Change of law cannot be made the ground of review by the court, है ना। शॉर्ट में इसको कह सकते हैं कि अगर विधि बदल जाती है, कोर्ट के डिक्री पास करने के बाद अगर चेंज ऑफ लॉ हो जाता है, इट कैन नॉट बी मेड द ग्राउंड ऑफ रिव्यू ऑफ द जजमेंट और डिक्री, है ना, ठीक है। डिक्री पास करने के बाद, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ही कोई डिसीजन दिया डिक्री पास करने के बाद, और जिस लॉ के बेसिस पर ये जजमेंट या डिक्री आया था, उसी लॉ को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, बदल दिया, है ना, रिवर्स कर दिया, बदल भी दिया है ना, लॉ ऑफ चेंज ऑफ लॉ हो भी गया है ना, तो उस आधार पर रिव्यू पिटीशन एंटरटेन नहीं करा जाएगा, वो रिव्यू के एप्लीकेशन का ग्राउंड नहीं हो सकता है ना। ये कौन बताता है, ऑर्डर 47 का स्पष्टीकरण। कैन अ रिव्यूड जजमेंट बी रिव्यूड अगेन, है ना, कैन अ रिव्यूड जजमेंट बी रिव्यूड अगेन, मतलब ये है कि कैन देयर बी अ सेकेंड रिव्यू, है ना, रिव्यू ऑफ रिव्यू पिटिशन, रिव्यू का रिव्यू हो सकता है, ये सवाल भी आता है ना कि क्या दूसरा रिव्यू हो सकता है, सेकेंड रिव्यू हो सकता है किसी केस में या नहीं हो सकता है। इसका आंसर कौन करता है, ऑर्डर 47 रूल 9, है ना, और कहता है ये कि देयर कैन बी नो सेकेंड रिव्यू ऑफ अ जजमेंट और डिक्री। अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 47 रूल 9, a reviewed judgment cannot be reviewed again, that is there cannot be a second review of judgment, निर्णय या डिक्री का दूसरा रिव्यू नहीं हो सकता है। कौन बताता है, ऑर्डर 47 रूल 9। अब अपील का प्रोविजन इसमें है या नहीं है, थोड़ा इसको एग्जामिन कर लेते हैं, है ना। On an order granting an application for review is appealable, but an order rejecting an application for review is not appealable, है ना। रिव्यू का एप्लीकेशन कर दिया अग्रीव पार्टी ने, कोर्ट ने उसको ग्रांट भी कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया रिव्यू के पिटीशन को, तो ये जो कोर्ट का ऑर्डर है एक्सेप्टेंस ऑफ रिव्यू पिटीशन का, ये क्या है, ये अपीलेबल है, ये अपीलेबल ऑर्डर है ना। लेकिन जब रिजेक्ट कर देता है रिव्यू पिटीशन को कोर्ट, तो वो ऑर्डर अपीलेबल नहीं हो, ये ध्यान रखना है ना। ग्रांट कर दे रिव्यू पिटीशन को, एक्सेप्ट कर ले कोर्ट, तो ये ऑर्डर, और वो तो ऑर्डर से ही एक्सेप्ट करेगा ना, तो ये ऑर्डर अपीलेबल है, इसके अगेंस्ट अपील करा जा सकता है ना। आपको दूसरा पार्टी करेगा जो नॉन एप्लीकेंट है उस केस में, अपोजिट पार्टी। लेकिन अगर वो रिफ्यूज कर देता है रिव्यू पिटीशन को, रिव्यू के एप्लीकेशन को सुनने से, तो ये जो रिजेक्शन का ऑर्डर है ये अपीलेबल नहीं। ये प्रोविजन है कहां पर, ऑर्डर 47 रूल 7 में, और इसके लिए 30 डेज का लिमिटेशन पीरियड है, अदर देन सुप्रीम कोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट को छोड़ दें तो बाकी सारे कोर्ट में रिव्यू के पिटिशन के लिए लिमिटेशन पीरियड है 30 दिन का। 30 दिन के अंदर रिव्यू पिटिशन फाइल कर लेना है जिस दिन जजमेंट, जिस दिन डिक्री पास करा गया है। ठीक है, हो गया रिव्यू। सबसे बढ़िया ये रिव्यू का डेफिनेशन कहाँ दिया? लिली थॉमस के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा रिव्यू इज जुडिशियल एग्जामिनेशन ऑफ द केस बाय द सेम कोर्ट एंड बाय द सेम जज, है ना। तो जब सुप्रीम कोर्ट इतना बढ़िया डेफिनेशन दे दिया तो दूसरे का बताने का जरूरत ही नहीं है ना। बढ़ जाए आगे। पहले तो 3 सर्कमस्टांस में से कोई सर्कमस्टांस अवेलेबल होना चाहिए रिव्यू पिटिशन फाइल करने के लिए। कौन सा? व्हेन देयर इज नो प्रोविजन ऑफ अपील इन अ केस, अपील का प्रावधान नहीं है। दूसरा, देयर इज प्रोविजन ऑफ अपील बट अपील इज नॉट प्रेफर्ड। अपील जब करते हैं ना तो अपील के साथ प्रेफर वर्ड लगाते हैं, प्रॉपर जो वर्ड होता है। जजमेंट होता है तो उसमें क्या लगाते हैं? रेंडर वर्ड लगाते हैं, है ना। तो सबके लिए अलग अलग शब्द है। हम तो शुरू में ही बताए थे वो सब, जब सीपीसी शुरू कर रहे थे तो वहीं पे कि बहुत ज्यादा प्रॉपर होना है तो इन चीजों को याद रखना है कि कौन से वर्ड के साथ कौन सा वर्ब लगाएंगे। तीसरा क्या है? When a party is aggrieved by the reference made by a small cause court, नहीं, जब कोई पक्षकार स्मॉल कॉज कोर्ट के रेफरेंस से अग्रीव्ड है, पीड़ित है, वो भी रिव्यू का एप्लीकेशन कर सकता है। तो एप्लीकांट को, रिव्यू के एप्लीकांट को पहले इस 3 में से कोई एक सर्कमस्टांस दिखाना पड़ेगा, है ना, तो वो रिव्यू का एप्लीकेशन कर सकता है। अब है जब वो एप्लीकेशन करेगा तो किस ग्राउंड पे करेगा? है 3 ग्राउंड है। डिस्कवरी ऑफ न्यू मैटर और एविडेंस, नए तथ्य या साक्ष्य का पता चल जाता है ना। और ये नया तथ्य और साक्ष्य क्या है? वो डिक्री पास, जजमेंट पास करने के पहले एप्लीकांट के नॉलेज में नहीं था, या फिर अगर था भी उसके नॉलेज में वो उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकता, है ना। जैसे सपोज करिए कि आरटीआई में उसने एप्लीकेशन किया था किसी इंफॉर्मेशन के लिए, पता तो था उसको कि ये इंफॉर्मेशन है अवेलेबल, लेकिन जब तक आरटीआई उसको इंफॉर्मेशन ना दे दे एविडेंस की तरह उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकता था। और जब डिक्री पास कर दिया कोर्ट ने तब उसको आरटीआई का इंफॉर्मेशन मिल गया, और वो इतना वाइटल इंफॉर्मेशन है कि वो कोर्ट के जजमेंट को वो रिवर्स कर दे सकता है, वो उसको अल्टर कर दे सकता है ना। तो तब वो ग्राउंड बन जाएगा। दूसरा क्या है? एरर अपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, जब केस को देखने पढ़ने से ही उसमें त्रुटि का पता चल जाता है। समझ ही गए कि एरर अपरेंट कहते किसको हैं। और तीसरा ग्राउंड है एनी अदर सफिशिएंट रीजन, किसी अन्य पर्याप्त कारण से। नहीं, अब ये अन्य पर्याप्त कारण तो बड़ा भेग वर्ड है, तो इसलिए इसको एक्सप्लेन करना पड़ा प्रिवी काउंसिल को 1922 में छज्जूराम वर्सेस नेकी के केस में। और क्या कहा? द टर्म एनी अदर सफिशिएंट रीजन means any ground which is at least analogous to the above 2 grounds, ऊपर के 2 आधार के जैसा होना चाहिए, उसके सादृश्य होना जरूरी, एकदम से डिफरेंट नहीं हो सकता। अब अपील का है बात, तो रिव्यू के एप्लीकेशन को अगर ग्रांट कर दिया कोर्ट ने, इससे अगर कोई पार्टी अग्रीव्ड है तो वो अपील कर सकता है क्योंकि ये ऑर्डर अपीलेबल है। लेकिन अगर रिव्यू के पिटिशन को रिजेक्ट कर देता है कोर्ट तो ये ऑर्डर अपीलेबल नहीं है। बिना एसी के नींद लग रहा है आप लोगों को? बताइए, एसी लगेगा तब क्या होगा?
अच्छा, चावल खाते हैं लगता है दिन में आप लोग, हाँ? तो स्टूडेंट को चावल नहीं खाना चाहिए दिन में। हम खुद नहीं खाते हैं, तो हमको तो रोटी मिले ना तो हर दिन रोटी ही खाएं, हमको चावल वाल से मतलब नहीं रह जाता। हाँ, आलसी आइटम है वो। मेट्रो सिटीज में इसलिए देखिएगा ना कि लोग अगर खाते भी हैं ना, रात में खाते हैं, खाया सो गया, नींद ही तो करना है, नींद लगाता है बड़ा अच्छा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग रिवीजन में। क्लियर है? एक्सप्लेनेशन 47 का क्या कहता है कि चेंज ऑफ लॉ subsequent to the judgment or order cannot be made the ground of review, है ना? डिक्री या जजमेंट पास करने के बाद अगर विधि में कोई परिवर्तन हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट सपोज करिए कि उस लॉ को रिवर्स कर देता है, उस लॉ को बदल देता है अपने डिसीजन या जजमेंट से, या लेजिस्लेचर अगर कोई ऐसा कानून अमेंडमेंट करता है, किसी भी वजह से चेंज ऑफ लॉ रिव्यू एप्लीकेशन का आधार नहीं हो सकता। ठीक है? और सेकेंड रिव्यू का अगर पूछा जाए कि कैन देयर बी रिव्यू ऑफ रिव्यू, सेकेंड रिव्यू ऑफ जजमेंट, इसका आंसर कौन देता है? ऑर्डर 47 रूल 9, है ना? अगर चाहिए तो आप देख भी लीजिए, मेरे बात पर पूरा भरोसा मत करना है ना, एक बार चेक भी करना है, क्योंकि देखे रहिएगा तो आपको भी तो लगेगा ना कि हमने देखा है। बेयर इसलिए रखना चाहिए, मार्क भी कर लीजिए ताकि फिर कभी देखिए तो आपको वहां पर नजर तो चला जाए एक बार। चलिए अब रिवीजन में आते हैं। रिवीजन के लिए ऑर्डर का कोई प्रोविजन नहीं है, इसमें केवल सेक्शन है और वो है सेक्शन 115 115 सेक्शन। Section 115 of CPC deals with the law relating to revision which only lies to the High Court. रिवीजन का एप्लीकेशन केवल हाई कोर्ट में करा जा सकता है। अकॉर्डिंग टू 115, अब इसके प्रोविजन पर आते हैं मेनली कि क्या कहता है ये। 115 में प्रोविजन है रिवीजन का। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 115, a high court may call for the records of any case which has been decided by any court subordinate to such high court. 115 कहता है according to 100 section 115, the high court may call for the records of any case which has been decided by the court subordinate to such high court and in which no appeal lies, और जिस केस में अपील का कोई प्रावधान नहीं है। हाई कोर्ट अपने सबऑर्डिनेट किसी कोर्ट में जो केस पेंडिंग है उस केस के रिकॉर्ड को अपने पास मंगवा सकता है, लेकिन तब मंगवा सकता है जब उस केस में अपील का कोई प्रावधान नहीं है। तो रिवीजन में तभी जा पाएंगे। कोई भी पर्सन रिवीजन के लिए एप्लीकेशन कब कर पाएगा? और रिवीजन तो केवल हाई कोर्ट में होता है और किसी कोर्ट में होता नहीं है, तो कब कर पाएगा? जब अपील का कोई प्रावधान नहीं होगा। इसका मतलब है कि अपील का प्रावधान है तो रिवीजन का एप्लीकेशन किया ही नहीं जा सकता। And if such subordinate court appears, अब अगर कोर्ट को कब लगता क्या है? कोर्ट को, हाई कोर्ट को ये लगता है कि वो जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है, अधीनस्थ न्यायालय है, उसने कोई ना कोई एरर ऑफ जुरिस्डिक्शन किया हो। अब इसको 3 तरीके से बताया जा सकता है। if
the court appears to have exercised a jurisdiction not vested in it by law. हाई कोर्ट को क्या लगता है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट में जो क्षेत्राधिकार निहित था उस क्षेत्राधिकार का उसने इस्तेमाल नहीं किया, है ना। जो जुरिस्डिक्शन उसके पास था उस जुरिस्डिक्शन को उसने एक्सरसाइज नहीं किया। और appears to have failed to exercise jurisdiction so vested, सॉरी इसमें नॉट लगा देना है भाई, ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, है ना। ये क्या कहता है, when the subordinate court appears to have exercised jurisdiction not vested in it by law, इसमें नॉट वर्ड लगा देना है लगा हुआ आप लोगों में लगा, है ना। नॉट वेस्टेड इन इट बाय लॉ, उस क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल किया जो क्षेत्राधिकार उसके पास था ही नहीं। दूसरा कहता है when the court appears to have failed to exercise jurisdiction so vested, जो jurisdiction क्षेत्राधिकार उसके पास था उसको एक्सरसाइज करने में, उसका प्रयोग करने में वो विफल हो गया है। और appears to have acted in exercise of its jurisdiction illegally or with material irregularity, या फिर उसने अपने जो जुरिस्डिक्शन को जो एक्सरसाइज किया है, क्षेत्राधिकार का जो प्रयोग किया है वो गैर कानूनी तरीके से किया है या फिर मटेरियल इरेगुलरिटी से किया है, अनियमितता से उसका इस्तेमाल किया है। मतलब अगर तीनों को पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या है, एरर ऑफ जुरिस्डिक्शन ही है ना। पहला क्या कहता है कि when the subordinate court has not exercised the jurisdiction vested in it, जब उसमें जो क्षेत्राधिकार निहित है उसका उसने इस्तेमाल ही नहीं किया। when the subordinate court has failed to exercise jurisdiction vested in it, जो क्षेत्राधिकार है उसका प्रयोग करने में वो विफल हो गया है। तीसरी बात क्या कहता है कि when the subordinate court has exercised the jurisdiction illegally or with material irregularity, जब अधीनस्थ न्यायालय ने क्षेत्राधिकार का प्रयोग गैर कानूनी तरीके से या अनियमितता के साथ किया है तो हाई कोर्ट क्या कर सकता है, उस केस के रिकॉर्ड को अपने पास मंगवा ले सकता है, उसको एग्जामिन कर सकता है और जो एरर ऑफ जुरिस्डिक्शन है उसको ठीक करके वो फिर से उसको वापस कर दे सकता है। इफ द अबव कंडीशंस आर सेटिस्फाइड द हाई कोर्ट मे मेक एनी ऑर्डर व्हिच इट थिंक्स फिट, कोई भी ऑर्डर वो पास कर सकता है जैसा वो उचित समझता है ना। It is notable that the High Court's power in revision is very limited, and in revision the High Court can interfere only when the subordinate court has committed any error connected with jurisdiction. हाई कोर्ट को रिवीजन का पावर तो दे दिया गया है 115 में, लेकिन ये पावर हाई कोर्ट का सीमित है, ये लिमिटेड है। और लिमिटेड क्यों है कि हाई कोर्ट किसी केस में 115 में तभी इंटरफेयर करेगा जब एरर किससे संबंधित होना चाहिए, क्षेत्राधिकार से संबंधित होना चाहिए, है ना। और अगर किसी तरह का एरर है, जैसे एरर ऑफ लॉ है, एरर ऑफ फैक्ट है, उसको रिविजनल कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगा, उसको वो डिसाइड नहीं करेगा, ये ध्यान रखना है ना। ठीक है, एरर ऑफ लॉ को नहीं देखेगा, एरर ऑफ फैक्ट को भी नहीं देखेगा, और भी किसी तरह के एरर को वो नहीं देखेगा। वैसा एरर जो जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड है वो केवल उसी को देखेगा। The High Court cannot interfere in jurisdiction to correct any mistake of fact or law, है ना। 115 में किसी केस को अगर एग्जामिन कर रहा है हाई कोर्ट, रिविजनल पावर को एक्सरसाइज कर रहा है, तो वो एरर या मिस्टेक ऑफ फैक्ट या लॉ को वो एग्जामिन नहीं कर सकता।
It is also notable that High Court's revisional power can be invoked only in a case where no appeal lies to the High Court. ठीक है, ये कब सुनेगा रिवीजन के एप्लीकेशन को कब सुनेगा हाई कोर्ट? जब उस केस में अपील का प्रावधान नहीं है। 115 clause 3 provides that a revision shall not operate as a stay of suit or proceeding before the court except where such suit or proceeding is stayed by the High Court. अब जैसे हाई कोर्ट ने अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट में पेंडिंग किसी केस के रिकॉर्ड को मंगवा लिया, उसको अब वो एग्जामिन कर रहा है। तो अब सवाल क्या है कि जब हाई कोर्ट ने मंगवा लिया है केस के रिकॉर्ड को, तो क्या ये क्वेश्चन तो अराइज करता है कि क्या वो जो सबऑर्डिनेट कोर्ट में जो प्रोसीडिंग चल रहा है, क्या वो उस प्रोसीडिंग पे स्टे लग गया, ऑटोमेटिक स्टे, या ऑटोमेटिक स्टे नहीं लगा है ना? इसी का आंसर देता है 115 का क्लाउज 3। और ये क्या कहता है कि जब हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट से केस के रिकॉर्ड को मंगा के अपने रिविजनल पावर को एक्सरसाइज करता है, तो सबऑर्डिनेट कोर्ट में जो प्रोसीडिंग चल रहा था उस पर ऑटोमेटिक स्टे नहीं लगता है, अनलेस द ऑर्डर ऑफ स्टे इज एक्सप्रेसली पास्ड बाय द हाई कोर्ट। नहीं, हाई कोर्ट जब तक स्टे लगा नहीं देता है, स्टे का ऑर्डर पास नहीं कर देता है, तब तक वो प्रोसीडिंग स्टेड नहीं समझा जाएगा। वो प्रोसीडिंग, इसका मतलब है चलता रहेगा। ठीक है ना? कॉमन सेंस लगाइएगा तो लगेगा कि नहीं, जब हाई कोर्ट आ ही गया तो स्टे तो ऑटोमेटिक लग गया, अब उस प्रोसीडिंग को क्या चलना है? नहीं, 115 का क्लाउज 3 इसको स्पष्ट कर देता है कि कोई ऑटोमेटिक स्टे नहीं होता है। लेकिन अगर हाई कोर्ट एक्सप्रेसली स्टे का ऑर्डर पास कर देता है तो वो प्रोसीडिंग स्टेड हो जाएगा। It is notable that exercise of revisional jurisdiction is in the discretion of the court and hence no party can claim it as a matter of right। है ना? रिवीजन का जो पावर है हाई कोर्ट के पास, ये पावर उसका डिस्क्रिशनरी पावर है, नहीं विवेकाधिकार शक्ति है। और इसीलिए कोई भी पार्टी, कोई भी अग्रीव्ड पार्टी रिवीजन के एप्लीकेशन को अधिकार के तौर पर फाइल नहीं कर सकता। जनरली the High Court exercises revisional powers on the application of an aggrieved party। अब सवाल तो एक और है कि हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट के केस के रिकॉर्ड को खुद मंगा सकता है या पार्टीज के एप्लीकेशन पर मंगा सकता है? नहीं, तो इसका आंसर क्या है? The High Court can call for the record of any case from the subordinate court on application of either of the parties or even suo motu, स्वप्रेरणा से भी, बिना पार्टीज के एप्लीकेशन के भी वो रिवीजन का पावर एक्सरसाइज कर सकता है और केस के रिकॉर्ड को मंगवा सकता है। और कोई पार्टी ने अगर एप्लीकेशन कर दिया तो भी अपने इस पावर को एक्सरसाइज कर सकता है। मतलब दोनों ही पावर उसके पास अवेलेबल है ना? किसी पार्टी ने एप्लीकेशन किया तो भी, ने एप्लीकेशन नहीं किया तो भी वो सुओ मोटू भी किसी केस के रिकॉर्ड को अपने पास मंगवा के और उसके एरर ऑफ जुरिस्डिक्शन को वो करेक्ट कर सकता है। क्या सर हम पूछ रहे हैं कि सर थर्ड पार्टी जिसका एडवर्सली राइट अफेक्ट हो रहा है, क्या वो अगर रिवीजन के लिए डालेगा तो वो एक्सेप्टेबल होगा या नहीं? थर्ड पार्टी मतलब यहाँ ऐसा नहीं है। वो तो हम लोग अपील में ये बात हम लोग देखे थे कि अपील में क्या होता है। अपील में जो डिक्री, जो पार्टी टू द सूट है वो तो करेगा ही, जो रिप्रेजेंटेटिव है उसका वो भी करेगा ही। लेकिन अगर कोई नॉन पार्टी, कोई स्ट्रेंजर भी है जो जिसको डिक्री बाइंड करता है या डिक्री से उसका कोई राइट अफेक्ट होता है, नहीं, तो वो पर्सन भी कोर्ट के लीव से, कोर्ट के परमिशन से वो कर सकता है ना? तो एक ही फॉर्मूला हर जगह लॉ में
नहीं लगाया जाता है ना। अपील का वो फॉर्मूला यहाँ अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। ठीक है ना। यस सर। अपील वाला लगाना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर वो अप्लाई नहीं करेगा। ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 115 is to prevent subordinate court from acting arbitrarily, illegally or irregularly in the exercise of jurisdiction। पर्पस क्या है इसका? इसका पर्पस 115 का केवल ये है कि हाई कोर्ट को एक सुपरवाइजरी पावर मिल जाता है कि हाई कोर्ट ये देख सके कि जो उसके अंदर जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है वो अपने जुरिस्डिक्शन का मनमाना पूर्वक इस्तेमाल नहीं करता है, गैर कानूनी तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं करता है, इरेगुलरिटी के साथ उसका इस्तेमाल मत करे, है ना। यही इसका ऑब्जेक्ट है, उसी को रोकना, जुरिस्डिक्शन के पावर को एक्सरसाइज करने से, आर्बिट्ररी एक्सरसाइज करने से या इलीगली एक्सरसाइज करने से रोकना ही इसका पर्पस है ना। उसको लिमिट में रखना है, उसको अपने जुरिस्डिक्शन के अंदर रह करके एक्ट करना है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है ऐसा ऑर्डर पास कर देता है जिसका जुरिस्डिक्शन उसको होता नहीं है, तो फिर उसके अगेंस्ट, उस ऑर्डर के अगेंस्ट रिवीजन का एप्लीकेशन करा जा सकता है। हाई कोर्ट अब उसको ठीक करेगा, है ना। ये सेम पावर, ऑलमोस्ट सेम पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने भी दे रखा है हाई कोर्ट को। कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल ने दे रखा है बताना है आप लोगों को, तभी आगे बढ़ेंगे। सब पढ़े हुए हैं आप लोग? 13 सर। जो पावर हाई कोर्ट को सीपीसी का 115 देता है, ऑलमोस्ट यही पावर कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल हाई कोर्ट को देता है? 227 देता है। हाँ हाँ, तो रीट इश्यू करने का पावर है ना। 227 भी वो क्या है? वो हाई कोर्ट को एक सुपरवाइजरी पावर देता है ओवर द पावर्स ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट, है। सबऑर्डिनेट कोर्ट के ऊपर हाई कोर्ट का कंट्रोल होना जरूरी होता है ना। तो यही कंट्रोलिंग पावर उसको देता है आर्टिकल 227। तो कई बार ये सवाल भी अराइज हुआ कि जब 115 था ही तो 227 का क्या जरूरत था, नहीं? या 227 है ही तो 115 का क्या, क्योंकि ऑलमोस्ट ये सिमिलर पावर हाई कोर्ट को देता है ये, ठीक है। The revisional power under 115 is clearly in the nature of a power to issue a writ of certiorari, Major Khanna versus Brigadier Dhillon, है ना। अगर रीट के हिसाब से देखें इसको हम लोग 227 में भी, 227 में जो सुपरवाइजरी पावर हाईकोर्ट को मिला हुआ है वो पावर जब वो एक्सरसाइज करता है ना, तो एक तरह से वो अपने रीट जुरिस्डिक्शन को ही एक्सरसाइज करता है ना। तो वो रीट कैसा रीट होगा जब वो 227 को एक्सरसाइज करेगा? कैसा रीट होगा वो? या 115 में जो पावर एक्सरसाइज करता है हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट के ऊपर, इसका नेचर किस रीट के जैसा है? सर्शियरी के जैसा है ना। तो सर्शियरी कहता क्या है, तो ये बताइए जरा सा। क्या क्वेश्चन है सर? सर्शियरी किसको कहते हैं? रीट ऑफ व्हाट इज द रीट ऑफ सर्शियरी? सर हाई कोर्ट जब लोअर कोर्ट सेटिसाइड करता है लोअर कोर्ट के ऑर्डर को। क्या बोल रहे हैं? लोअर कोर्ट के ऑर्डर को सेटिसाइड करता है। लोअर कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड कर देता है, ठीक है। कब करता है? है ना सेम ग्राउंड 115 में भी और रीट ऑफ सर्शियरी में भी, दोनों में सेम बात है ना। रीट ऑफ सर्शियरी इज इशूड बाय द
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट टू set aside a decision given by the subordinate court passed illegally, arbitrarily in exercise of its jurisdiction. अपने क्षेत्राधिकार का मनमाना प्रयोग कर दिया है या इलीगल उसको एक्सरसाइज कर दिया और ऑर्डर पास कर दिया, उस ऑर्डर को सेट असाइड करने के लिए रिट ऑफ सर्सरी इश्यू करा जाता है। तो 115 का भी नेचर क्या होता है, रिट ऑफ सर्सरी जैसा होता है। ठीक है। The following conditions must be satisfied before revisional power or jurisdiction can be exercised by the High Court. इससे पहले कि हाई कोर्ट अपने रिविजनल पावर को एक्सरसाइज करे, है ना, कुछ कंडीशंस को पूरा होना पड़ता है, कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ता है। क्या क्या है? ऑर्डर इम्प्यूग्ड अमाउंट्स टू अ केस डिसाइडेड, है ना, जिस ऑर्डर के अगेंस्ट रिविजनल पावर एक्सरसाइज करने वाला है हाई कोर्ट, उस ऑर्डर को क्या होना चाहिए? सच ऑर्डर शुड अमाउंट टू केस डिसाइडेड। एक टर्म है केस डिसाइडेड, ठीक है। केस डिसाइडेड का मतलब क्या है यहाँ पर? मतलब ये है ना कि उस केस से रिलेटेड जो मैटर है उसके रिगार्डिंग जो कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है वो ऑर्डर कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से कनेक्टेड होना चाहिए, है ना, ठीक है। इसको कहते हैं केस डिसाइडेड। तो सबसे पहला पॉइंट है जो इम्प्यूग्ड ऑर्डर का मतलब है द ऑर्डर टू बी रिवाइज्ड बाय द हाई कोर्ट should amount to case decided. Order should not be an appealable order, है ना, अपील का कोई प्रावधान उस ऑर्डर में नहीं होना चाहिए। ऑर्डर इम्प्यूग्ड सफर्स फ्रॉम जुरिस्डिक्शनल एरर, जिस ऑर्डर का रिवीजन होना है उसमें जुरिस्डिक्शन का कोई ना कोई एरर, क्षेत्राधिकार का त्रुटि उसमें होना जरूरी। ये 3 पॉइंट सेटिस्फाइड हो जाएगा तो हाई कोर्ट अपने रिविजनल पावर को एक्सरसाइज कर सकता है। नहीं, ऑर्डर कैसा होना चाहिए? ऑर्डर केस डिसाइडेड जैसा होना चाहिए। दूसरा क्या कहता है कि वो ऑर्डर अपीलेबल नहीं होना चाहिए। और तीसरा क्या कहता है कि उसमें जुरिस्डिक्शन का कोई ना कोई एरर होना चाहिए, क्षेत्राधिकार का त्रुटि होना जरूरी है। द टर्म केस डिसाइडेड हैज नॉट बीन डिफाइंड बाय सीपीसी, टर्म तो यूज कर दिया है लेकिन सीपीसी ने इसकी परिभाषा नहीं दी है। बट इन द केस ऑफ गुलाम रसूल वर्सेस मरियम 1980, Rajasthan High Court held that the expression case decided means each decision which terminates a part of the controversy involving the question of jurisdiction. ऑर्डर कैसा है? ऑर्डर उसी मैटर से रिलेटेड है लेकिन वो कनेक्टेड अगर जुरिस्डिक्शन से है तो उसको, उस ऑर्डर को कहते हैं केस डिसाइडेड। सिंपल, इससे ज्यादा जानने का जरूरत भी नहीं है ना। Whether the expression case decided includes an interlocutory order. अब एक सवाल हमेशा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, है ना, कि रिवीजन का जो पावर हाई कोर्ट एक्सरसाइज करता है वो इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर के अगेंस्ट रिवीजन का पावर एक्सरसाइज कर सकता है या नहीं कर सकता है ना। इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, कैसा ऑर्डर होता है ये? अंतर्वर्ती आदेश। क्वेश्चन सर, इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर कैसा ऑर्डर होता है? पढ़े हम लोग पहले। इंटरिम ऑर्डर, हाँ सर, अंतर्वर्ती आदेश बोला जाता है। अब क्या होता है तो समझ गए, अंतर्वर्ती। हिंदी बोलने से थोड़ी पता चलता। सर टेम्पररी आदेश होता है कुछ। हाँ, तो इतना काम थोड़ी ना चलेगा। 2 लाइन का बात है वो तो बताइए। So interpretatory order is that order which is not final order but which can be passed for the satisfaction of the party
by the court to give interim relief to the parties. करीब करीब ठीक ही बोली है, लेकिन एक डेफिनेशन भी हम लिखाए हैं ना, नहीं वो भी याद रहना चाहिए। किसी को नहीं याद है? श्वेत निशा बताओ, तुम बहुत क्वेश्चन पूछती हो हमसे, आज तुमको भी पूछेंगे, बोलो। सर वो जो बोली है वो बिल्कुल सही बोली है। ड्यूरिंग द पेंडेंसी प्रोसीडिंग ऑफ द सूट कभी भी पास कर सकते हैं पार्टीज के राइट्स को, इसलिए जब इफेक्ट होता है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्रॉपर्टी का मैटर है, वो सेल हो रहा है, तो कोर्ट जो है वो तुरंत इंटरिम ऑर्डर पास करेगी सो दैट की सेल ऑफ द प्रॉपर्टी जो है वो स्टॉप हो जाए। अच्छा, इंटरिम ऑर्डर का एग्जांपल ही चलो तुम बता दो कि क्या क्या एग्जांपल है इंटरिम ऑर्डर का। बड़ा फेमस एग्जांपल है इसका, बहुत फेमस, और उस फेमस एग्जांपल के बेसिस पर कई टॉपिक हम लोग पढ़े हुए हैं। अब आधा तो तुमको हम बता ही दिए। एग्जांपल था ना, क्या क्या था? अरेस्ट बिफोर जजमेंट, अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, Cost, अपॉइंटमेंट ऑफ payment. रिसीवर, into court, प्रोविजन ऑफ इंजंक्शन, ये सब था ना। ये सब क्या है? सब इंटरिम ऑर्डर ही तो है, इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर है ना। इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स आर दोज ऑर्डर्स व्हिच डज नॉट डिटरमिन द केस फाइनली or which does not determine the rights and liabilities of the parties completely। नहीं, पूर्णतया वो पार्टीज के अधिकार और कर्तव्यों का निर्धारण जब वो पक्षकारों का नहीं करता है तो कहते हैं ये इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर है। जो ऑर्डर पार्टीज के राइट्स और लायबिलिटीज को कंप्लीटली डिसाइड कर देता है वो फाइनल ऑर्डर हो जाता है ना। ठीक है, तो सवाल क्या है कि इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर का, देखिए फाइनल ऑर्डर का तो रिवीजन होता ही होता है ना, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन डाउट किसके रिगार्डिंग है? इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर, इंटरिम ऑर्डर के अगेंस्ट हाई कोर्ट अपने रिविजनल पावर को एक्सरसाइज कर सकता है या नहीं कर सकता है ना। इसके रिगार्डिंग जो कंफ्यूजन था उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया। कौन सा केस में? मेजर खन्ना वर्सेस ब्रिगेडियर ढिल्लन के केस में 1964 में। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इवन द हाई कोर्ट कैन एक्सरसाइज इट्स रिविजनल पावर इवन अगेंस्ट इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर। नहीं, इंटरिम ऑर्डर के अगेंस्ट भी रिविजन का पावर एक्सरसाइज करा जा सकता है। ठीक है, ये सीपीसी में अगर इसको हम लोग कंपेयर कर दें बीएनएसएस से, तो बीएनएसएस में इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर का रिवीजन कर सकता है कि नहीं कोर्ट? बताइए। बीएनएसएस भी पढ़े हैं आप लोग, सब पढ़े हुए हैं, बोलिए। कर सकता है सर, बीएनएसएस में भी कर सकता है कोर्ट। बीएनएसएस में इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर का रिवीजन नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं। लिख दिया है, एक्सप्रेसली लिख दिया है। अब सेक्शन हमको नहीं याद आ रहा है, नया वाला याद ही नहीं होता जल्दी, पहले वाले में तो याद था। तो एक्सप्रेसली लिख दिया है कि इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर का रिवीजन बीएनएसएस में नहीं होना है ना। यहाँ भी कोई प्रोविजन नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन से इसको क्लैरिफाई कर दिया कि सीपीसी में इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर का भी रिवीजन हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो रिवीजन भी हो ही गया है ना। ब्रेक करते हैं और तब हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस है ये पढ़ लेते हैं। वैसे आपको अगर प्रोविजन ठीक से याद है ना तो डिफरेंस याद भी रखने का जरूरत नहीं है, डिफरेंस एट द स्पॉट वहीं पे बना लिया जा सकता है ना। फिर भी हम लिख दिया है कि कुछ प्रैक्टिस आप इससे भी कर लीजिए, कुछ नया बात भी इसमें जोड़ दिया है। जो प्रोविजन में नहीं भी था, छूट भी गया है, उसमें भी कई पॉइंट इसमें डाला हुआ है। ब्रेक के बाद करते हैं।